So hello everyone, hope you have understood the previous concept of projectile motion, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सब देखा तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग डिटेल क्वेश्चन करने वाले हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल पे बन सकता है। और साथ में हम लोग देखेंगे कि जो रेंज होता है, रेंज का कॉन्सेप्ट होता है, उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि रेंज में क्या क्या पॉइंट होता है, रेंज में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये भी रेंज पे खासा इंफेसिस होगा और ढेर सारा सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज जो सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है क्वेश्चन के जरिए होता है। सवाल हमारे यहाँ से शुरू होता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बेसिक पॉइंट आपका उम्मीद करते हैं कल का याद होगा। ये सवाल बहुत अच्छा सा है। बोला कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड यू एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब स्पीड भी निकालना उस वक्त पे, बट टाइम भी निकालना उस वक्त पे। ये चीज हमें निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिया है, लेकिन इसमें लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। लॉजिक में क्या यहाँ पे यूज करना है कि इस कंडीशन को, जो लैंग्वेज इसने बोला है, उसे हम सवाल में यहाँ पे लगा सकें। सवाल में इतना बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थीटा एंगल पे क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो। तो जब यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो ऐसा चलता हुआ जाता है, तो हर एक जगह पे जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्शन तो चेंज करते रहता है ना। तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। तो u का जो वैल्यू है, जो इनिशियली है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, वो कितना हो जाएगा, दिस इज u cos थीटा i प्लस कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, और साथ में j कैप हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में g होगा, जे कैप हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर निकालते हो उस जगह पे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा u प्लस में एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। u की जगह पे क्या लिखेंगे, u cos थीटा हो जाएगा, i कैप हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन की जगह पे रखेंगे तो g हो जाएगा, j कैप दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो क्या, यू कैन इजिली राइट u cos थीटा हो गया, और ये कितना हो जाएगा, i कैप हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, और जे कैप वाले को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा u sin थीटा माइनस में जी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गया तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। और जब हमें बोला जाए कि व्हेन वेलोसिटी एट टाइम टी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाए, यू हो जाए इनिशियल पे। दो वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर दिया है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और डॉट का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि पहले वाले के आई से दूसरे के आई में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले के जे से दूसरे के जे में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा u cos थीटा हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा u cos थीटा से। प्लस में कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब तो यहाँ पे जो बचा है पार्ट, वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट बचा हुआ है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे चलते हैं, जरा सा इसे लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और इतना दिया है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे u sin थीटा, और u sin थीटा से कैसा हो जाएगा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, gt हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से यू स्क्वायर को आप कॉमन करते हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और माइनस में क्या है, यू हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, जी टी, एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस को राइट साइड में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा ना। तो यू से यू को कैंसिल कर दो, जो टाइम टी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यू बाई जी साइन थीटा। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रिजल्ट यू कुड एवर हैव, कि यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू होगा, जिस वक्त ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी होगा जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी का कितना है, परपेंडिकुलर दिया है, तो ये टाइम हो गया। और ये हमारे पार्ट टू का आंसर दिया है। पार्ट वन का आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, तो पार्ट वन में यही जो टाइम के वैल्यू मेरा निकला है, उसके वेलोसिटी या टाइम टी पे है, यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा हो जा रहा है यू कॉस थीटा हो जा रहा है, और साथ में कितना दिया है, आई कैप दिया है। प्लस में कितना हो जा रहा है, यू साइन थीटा हो जा रहा है। और माइनस में जी टी की जगह पे क्या रख देंगे, तो जी टी की जगह पे रखेंगे यू बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और साथ में कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। तो ये मेरा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। और इसी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल देते हो, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में होना जाएगा, सॉल्व कर लेना है इसका। तो यू वैल्यू आ जाएगा, और ये कितना होगा, साइन और साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
और ये हो गया जे कैप। सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी का जो मैग्नेट वैल्यू है किसी टाइम टी पे, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्पीड हो जाएगा। मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते हो तो किसी टाइम टी पे उसका वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी का अगर परपेंडिकुलर हो जाता है तो किस तरीके से उसको हम अप्रोच करते हैं। क्लियर है? देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ना है, जो अगला सवाल दिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। बेसिक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट स्टिल इसमें कंफ्यूजन होता है। बोला projectile has thrown from ground as shown in the figure. It strikes perpendicular to the given wall. Find the speed of projection when it strikes on the wall. Find the speed of projectile when it strikes the wall. सवाल में बोला है सिर्फ एक बात, ये जाता है प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, एंड दिस प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द वॉल परपेंडिकुलरली, मतलब इस जो दीवार है इस पे कैसा टकराता है, 90 डिग्री पे टकरा टकरा जाता है। ये यू स्पीड से थ्रो किया है तो हमने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो इसका मिलेगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है कभी चेंज नहीं करता है। ये वैल्यू कितना हो गया, v हो गया। ध्यान से देखना जरा। अब ये एंगल 60 डिग्री दिया है तो इसका मतलब होगा कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा ना, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। और ये जो वैल्यू दिया है इस पे परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि इधर से भी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंड अगर ये 30 हो जाएगा तो इधर में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v का v cos 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात? ये कितना हो जाएगा, v cos 30 डिग्री हो जाएगा। रूल के हिसाब से क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं पर भी नहीं चेंज करता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी भी था वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया। बराबर इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है, तो ये वैल्यू हो गया u cos 45 डिग्री दिया हुआ है। भी हो गया cos 30 का वैल्यू कितना दिया है, तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। और cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ v कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा आपका 2 बाई मतलब रूट में 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ग्रेट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कंसीव किया, जो इस बात को सीखा, जो लर्न किया, वो ये होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी भी सिचुएशन में आप थ्रो करते हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो चेंज नहीं करता, वो जितना रहता है उतना ही रह जाता है, वो कभी नहीं चेंज करेगा। तो अगर अलग सिचुएशन दिया हो तो स्टार्टिंग का हॉरिजॉन्टल और उस टाइम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दोनों को क्या करोगे आप, इक्वेट कर दोगे तो आपका काम वहां पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला गया कि बॉल इज प्रोजेक्टेड एज शोन इतना, हिट द टॉप ऑफ द गिवन बिल्डिंग एट पॉइंट सी दिया है, बट बॉल स्ट्राइक्स बिलो दिस पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट डी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। ये निकालना है, बहुत गजब का पॉइंट दिया हुआ है। ये जो पॉइंट होता है ये बहुत अल्टीमेट पॉइंट होता है। ये बताओ, यहाँ से इसको थ्रो किया हमने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा 20 कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मुझे टाइम निकालना पड़े इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चलने का, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस दिया है 5 है सेंटीमीटर, तो 10⁻², बाई ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ। ये वैल्यू कितना होगा, 10⁻³ सेकेंड। अब देखो क्या लगा इक्वेशन, एस बराबर यू टी, प्लस में कितना होता है, हाफ AT² होता है ना। तो इस इक्वेशन में देखोगे एस बराबर यू का वैल्यू कितना दिया है, 20 × t दिया है, माइनस में क्या हो जाएगा, ½ GT² हो जाएगा ना। अब इसमें लॉजिक ये कहता है कि मान लीजिए ग्रेविटी नहीं होता, अगर इस जगह पे ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट अपने पाथ से नीचे क्यों आया, क्योंकि इस जगह पे नीचे में ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी नहीं लग रहा होता तो कहाँ पे पहुंचता है, ये पॉइंट सी पे पहुंचता। तो ग्रेविटी की वजह से अगर अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कितना हो जाता, जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। और जो माइनस में ½ GT² टर्म हो गया, यही ना वो डिस्टेंस है जो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट आपका किधर आ जा रहा है, नीचे की तरफ आ जा रहा है। -½ GT² जो टर्म हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से किधर आ जा रहा है, नीचे की तरफ आ जा रहा है। यानी कि जो डिस्टेंस एच का वैल्यू हो रहा है ना, वो ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे आया वो डिस्टेंस होता है, यानी कि वैल्यू हो जाएगा ½ GT²। तो वैल्यू लिखोगे तो हाफ हो गया, जी का वैल्यू 10 हो जाएगा, और टी² कितना आ गया मेरा, तो टी का वैल्यू मेरा यहाँ पे दे रखा है 10⁻³ सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया, 5 × 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, जो नीचे की तरफ का ऑब्जेक्ट होता है वो चलते हुए आता है यहाँ पे, बहुत छोटा सा माइनर डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में आता है। बट द लॉजिक यही है कि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कितना डिस्टेंस जाता है ऊपर की तरफ, तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर डिस्टेंस होता, वो पूरा जाता पॉइंट सी पे जाता, और जो ग्रेविटी लगा उसकी वजह से ½ GT² नीचे आता है। सिंपली याद रखना कि वही ½ GT² डिस्टेंस होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है।
टाइम का वैल्यू निकालना है, इसमें पुट कर देना है और वहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व होके ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना नीचे की तरफ डिस्टेंस आया है वो मेरा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, देखो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने पढ़ा है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के रेंज के बारे में, और रेंज का बहुत सारा कुछ वहाँ पे पॉइंट होता है, उसमें काफी कुछ चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं रेंज के बारे में। क्या क्या पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हैं? पहली बात तो होता है कि दो प्रोजेक्टाइल को अगर आप थ्रो करते हो, दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो और दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स हो गया ये, और ये वाई हो गया। अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया यू स्पीड से, और एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल दिया है ना, इसको भी थ्रो करते हो सेम स्पीड से, लेकिन इस बार जो एंगल दिया है वो कैसा दिया है, थीटा दिया है, बट दिस एंगल इज विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल दिया है यहाँ से थीटा दिया है, और ये स्पीड कितना दिया है, यू दिया है। तो इस दोनों के मोशन को एनालिसिस करना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। हम लोगों ने कल एक्सप्लोर किया था कि इसका जो रेंज होता है R1 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये हो जाता है यू स्क्वायर होता है, और साइन में कितना हो जाता है, 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई जी होता है। और इस वाले केस में भी जो रेंज होता है R2, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू होता है यू स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना होता है, जी होता है। मतलब इस केस में रेंज एट एन एंगल थीटा बराबर कितना होता है, रेंज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। दो प्रोजेक्टाइल को ऐसे हम थ्रो करते हैं, और इस तरीके से थ्रो करते हैं कि एक का एंगल प्रोजेक्शन थीटा है, दूसरा का 90 माइनस थीटा है। इन दैट केस दे विल हैव द सेम रेंज, दोनों का रेंज का वैल्यू कैसा होगा, सेम हो जाएगा। अब देखो इसके बाद की बात ये होता है कि अगर हाइट निकालें, पहले वाले केस में हाइट का वैल्यू अगर निकालते हैं H1 का वैल्यू, H1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू होता है 2u साइन थीटा बाई कितना हो जाता है, g हो जाता है। यहीं पे अब सेकंड केस में अगर बात करेंगे, इसका हाइट H2 हो जाएगा, तो थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 2g हो जाएगा। मतलब इस केस में जो इसका हाइट का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज लाइक यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा है, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। वहीं पे टाइम ऑफ फ्लाइट T2 अगर लिखेंगे तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 2u साइन कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। ये हो जाएगा 2u हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया डिवाइडेड बाई कितना आ गया, जी आ गया ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि जो हाइट का फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, चीजें कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। इसमें अलग अलग टाइप का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि पहले के केस में हाइट H1 बाई दूसरे के केस में हाइट H2 है, इस दोनों का अगर रेशियो निकाल दें तो पहले केस वाले का होता है यू स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2g होता है। और फिर दूसरा होता है यू स्क्वायर होता है और ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई 2g होता है। इसे कैंसिल कर देंगे, इसे कैंसिल करेंगे, साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा होता है। इस दो केस में जो रेंज का वैल्यू आया उसका जो अ, दो सेम रेंज के लिए जो हाइट आता है उसका रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाता है, tan स्क्वायर थीटा आ जाता है। दूसरा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है T1/T2 होता है। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो T1 का वैल्यू कितना है मेरा, ये वैल्यू दिया है 2u साइन थीटा बाई जी दिया हुआ है, यहाँ पे पहले केस में हमने निकाला है। और T2 का वैल्यू निकाला हमने तो ये वैल्यू कितना दिया है, 2u दिया है, और दिस इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना दिया है, जी दिया है। 2u से 2u कैंसिल हो गया और जी से जी कैंसिल हो गया, तो इस केस में जो रेशियो निकालोगे वो कितना आ जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इस केस में रेशियो कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। देखो ना दोनों केस में बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ से वैल्यू मेरा फिगर आउट होकर आ गया है। इसमें थोड़ा सा और पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम निकालना चाहते हैं इसी केस में जो दो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा वैल्यू आया था ना, इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरा, एक वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई कितना आया, जी आया। दूसरा का वैल्यू कितना, T2 का वैल्यू दिया है 2u कॉस थीटा दिया है डिवाइडेड बाई कितना दिया है, जी दिया है। तो सबसे पहला काम करना चाहते हैं हम इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं, इसको रिलेट करके। प्रोडक्ट करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यू इन टू यू हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा ना। इस एक्सप्रेशन को एक काम करो, 2/g को इधर साइड कर लो और अंदर में कर दो कितना, 2u स्क्वायर साइन थीटा हो गया कॉस थीटा हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब जरा देखेंगे इसको एक स्टेप और लिख दें सही से, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2/g हो जाएगा, और ये हो गया यू स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज साइन 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या ये एक्सप्रेशन रेंज के बराबर दिया है, तो यस दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू रेंज।
यानी कि दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट जो डिफरेंट डिफरेंट हुआ है, इस दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो, दो केस में जो रेंज सेम होता है थीटा और 90 माइनस थीटा पे, इन दोनों ही केस का आप क्या निकालते हो टाइम ऑफ फ्लाइट के वैल्यू, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितने के बराबर होता है, ये वैल्यू 2r/g के बराबर यहाँ पे हो जाता है। देखेंगे जरा, इससे आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो हाइट है ना, इसका प्रोडक्ट करके बताओ कितना हो जाएगा। h1 × h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। हमने देखा था पीछे कि जो पहले केस में हाइट होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2g होता है। और h2 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो यू स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 2g होता है। h1 × h2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है। और वैल्यू कितना हो जाता है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2g होता है। तो एक काम करते हैं, दो दो बार जो आ रहा है ना उसको स्क्वायर कर देते हैं पूरे का। यू स्क्वायर दो बार है तो यू स्क्वायर कर दिए, साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा कर दिए, और ये कितना कर दिए, कॉस थीटा कर दिए, और पूरे का वैल्यू कितना है, 2g। और इसका क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो देखो रेंज में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, अगर इसे रेंज में, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 2 चाहिए ना मेरे को, ऊपर में 2 चाहिए, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए जरा ऊपर में कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा 2 जो दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि यू स्क्वायर कितना हो गया, साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर नीचे 2 2 जा 4 को हटा दो, और ये जी को रहने दो आप, इसका पावर 2 हो जाएगा ना। अब अगेन इस एक्सप्रेशन को आप सही से देखोगे तो दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द रेंज। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वैसा ही हो रहा है जैसा रेंज का हो रहा है। h1 × h2 बराबर कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो रेंज दिया है डिवाइडेड बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा कितना, h1 हो जाएगा इंटू में h2 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेंज r एज 4 इंटू रूट अंडर कितना हो जाता है, h1 × h2 हो जाता है। देख सकते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट यहाँ से आ गया। अगर दो केसेस में रेंज का वैल्यू आपका सेम हो जाता है, दो केस में रेंज का वैल्यू सेम होता है, तो वो जो रेंज का वैल्यू होता है दोनों केस में जो हाइट होता है उसके प्रोडक्ट का रूट कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। आपको जितने अच्छे तरीके से याद रहेगा, जितने बेहतर तरीके से याद रहेगा, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम टाइम में आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। ये रिजल्ट पढ़ा हमने। एक और छोटा सा इसका आउटकम है यहाँ पे। ये क्या होता है, एंगल इक्वेट करने का। इसमें दिया है कि इफ रेंज बराबर क्या हो जाए, मैक्सिमम हाइट हो जाए, तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू, तो रेंज का वैल्यू कर देंगे 2u² साइन थीटा कॉस थीटा होता है। आप साइन 2 थीटा में लिखना चाहो या ऐसे लिखना चाहो, दोनों केस में बराबर दिया है। बराबर मैक्सिमम हाइट कितना होता है, तो ये वैल्यू हो जाता है u² हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2g हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा मेरा, u² से u² कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 जा हो गया 4 हो गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, कॉस थीटा, बराबर में कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा आ गया, वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो थीटा का वैल्यू अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाता है मेरा tan इनवर्स 4 हो जाता है। मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट करते हो, और इस तरीके से उसका प्रोजेक्शन है कि जो उसका मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रहा है और जो रेंज है वो दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, उस केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू होता है वो कितना होता है, tan 1 4 के बराबर होता है। इसमें रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है बोथ विल बी सेम। अच्छा पता है, इसमें एक और छोटा सा रिलेशन होता है, बहुत बढ़िया सा रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, ये खूब सवाल इस पे पूछा जाता है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, ये जो रेंज दिया है इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम रेंज करेंगे ना, इस पे फिर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, वो हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज में देखोगे, सीधा सीधा आप क्या करो, रेंज का फॉर्मूला देखो। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, दिस इज u² होता है, और ये कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई जी होता है। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का उसके वैल्यू मैक्सिमम होना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि 2 थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल का रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए सबसे ज्यादा दूर जाने के लिए, उस केस में जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का अगर दिया आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, तो उस केस में जो रेंज का वैल्यू होगा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है, इसे आप थ्रो करते हो, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अगर ये स्पीड यू होता है, इससे आप इसको थ्रो करते हो तो चलता हुआ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे में ऐसा गिर जाएगा। यहाँ जब ये पहुंचा है तो ये इसका क्या होगा, इस वक्त हाइट हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कैसा हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, उस केस में जो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होता है, 45 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो वहां पे मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 जी। एंड साइन 45 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4 जी होगा कि नहीं होगा, 2 जी है, 1/√2 का स्क्वायर 2, वो भी आ गया तो 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे कि जब 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट जो होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जो मैक्सिमम रेंज होता है इसका 1/4 हो जाता है। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं, उसका इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, सो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। उस केस में आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उसके मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है। मैक्सिमम हाइट जो होता है प्रोजेक्टाइल का, उसके मैक्सिमम रेंज का कितना हो जाता है, 1/4 होता है। यानी कभी कभी सवाल में ना इस जगह का कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, तो इस जगह का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये दिया है यहाँ से आर मैक्स हुआ, तो ये जगह कितना हो जाएगा, आर मैक्स का आधा हो जाएगा, और ये हाइट एच हो जाएगा, और एच कितना होता है, तो आर मैक्स का 4 होता है। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हो और उसका मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आपका नोन है, तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए ना, तो मैक्सिमम रेंज होता है उसका हाफ हो जाता है, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम रेंज होता है उसका 1/4 उसका हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो पूरे जर्नी का जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो मूविंग अहेड, लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सवाल में बोला कि प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 1000, यानी कि वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू दिया है मैक्सिमम रेंज का वैल्यू दिया है, यानी कि मेरे पास यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू दिया है, और ये कितना दिया है, 1000 मीटर दिया हुआ है। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल विद सेम स्पीड। और जब मैक्सिमम हाइट सीधा बोले, उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट फेंकने के लिए ऑब्जेक्ट को कैसा फेंकना पड़ेगा, वर्टिकली ना थ्रो करना पड़ेगा। तो वर्टिकली जब इसको थ्रो करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाता है, यू स्क्वायर बाई 2 जी ना हो जाता है, जो डायरेक्टली वर्टिकली थ्रो करेंगे तो। और यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना दिया है, दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा मेरा 500 मीटर। ध्यान से देखना, बोला था कि जो बॉल है उसको थ्रो किया गया तो मैक्सिमम रेंज कितना गया था, 1000 मीटर। अब उसी बॉल को अगर हम वर्टिकली थ्रो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम हाइट, तो वर्टिकली थ्रो करने पे मैक्सिमम हाइट मेरा कितना आ जाएगा, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2 जी होता है, आई मीन यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 1000 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 500 यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। बोला मैन कैन थ्रो बॉल अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, देन मैक्सिमम हाइट तक ये थ्रो कर सकता है 100 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 जी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, दिस इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यू स्क्वायर बाई जी दिया है, इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 200 मीटर हो जा रहा है। अब फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है यू स्क्वायर बाई जी होता है, और यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 200। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो, तो ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अपवर्ड में जा रहा है तो उसका मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2 जी होता है, 100 हो गया। और जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी उसका मैक्सिमम रेंज होता है, तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू हमने यू स्क्वायर बाई जी पहले से 200 निकाला, तो यहाँ भी कितना आ गया, 200 आ गया। और ये वैल्यू मेरा यहाँ पे सॉल्व होकर बन गया। तो देख सकते हो ना, अगर फॉर्मूला याद है, हमें बेसिक लॉजिक याद है, तो सवाल को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। बोला बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो आर का वैल्यू क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हो गया कि जो प्रोजेक्शन का एंगल हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 45 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री हो रहा होगा, मतलब यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना दिया है, इसका मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है, रेंज दिया हुआ है। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। अभी जस्ट बताएं कि इस केस में जब मैक्सिमम रेंज में थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना हो जाता है, मैक्सिमम रेंज का 1/4 हो जाता है। मैक्सिमम रेंज कितना हो जा रहा है इसका, ये वैल्यू दिया है 200। खैर चाहो तो तुम यहाँ से नहीं निकालो, डायरेक्टली इसी जगह पे आ सकते हो। मैक्सिमम हाइट जब होगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 जी। यू स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर दिया है, आई मीन 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो ऊपर में वैल्यू हो जाएगा 20, हो जाएगा 20 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2 × 2 × 10 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर हो गया। और मैक्सिमम रेंज निकालोगे तो ये भी कितना होगा 20 × 20 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मीटर आया ना। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जो मैक्सिमम रेंज दिया है, मैक्सिमम रेंज का 1/4 करते हैं तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ गया। तो होप यू अंडरस्टूड दिस मच, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे प्रोजेक्टाइल मोशन के, और इस पे कुछ सवाल भी किए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद का जो पोर्शन होगा इसको कल कवर करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।